सो गुड इवनिंग क्लास। ये पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। मैं सुमित मिश्रा आप सभी का इसमें स्वागत करता हूँ। और यार एक बात याद रखना, इसका अगर आपको बेस्ट बेनिफिट लेना है फॉर दिस क्लास तो एक काम जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो, टेक अ नोट और जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके मार्क्स अलॉट करते हुए चलो, और अगर नहीं आते क्वेश्चंस तो उनको लिखते हुए चलो, उनको गूगल सर्च करो और उनके नोट्स मेकिंग करते हुए चलो, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये जो क्लासेस है ना, जो एमसीक्यूज की क्लासेस होती हैं मोस्ट और मोर और लेस, ये ज्यादातर उन बच्चों के लिए यूजफुल है जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है, ठीक है ना। अगर आपने बिल्कुल भी कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इररिलेवेंट है आपके लिए। हाँ, आप मगअप कर लोगे, याद कर लोगे, बट वो उतना बेनिफिट नहीं देगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बात? तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों चेंज। जब भी हम चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। और अमेंडमेंट के लिए ही क्या करा जाता है? अमेंडमेंट के लिए अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है जिसमें आर्टिकल 368 के अंदर हमें क्या करा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हो। द टर्म सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इन प्रीहम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ध्यान से समझना, बेसिकली सोशलिस्ट का मतलब होता है एक नेशन जो क्या करना चाहता है? वेलफेयर करना चाहता है, ठीक है। क्या कर रहा है? वेलफेयर कर रहा है। क्लियर बात? यानी लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, उसे हम सोशलिस्ट बोलते हैं। तो ये हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। इसमें प्रेम्बल के अंदर ना तीन चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीजें जोड़ी गई थी? एक वर्ड तो जोड़ा गया कौन सा आपका? सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड जोड़ा गया सेकुलर, और तीसरा वर्ड जोड़ा गया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी तो मतलब समझ गए होगे, एकता बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। नो मैटर कि आप हिंदू हैं मुस्लिम है, नो मैटर कि आप क्या कहते हैं अपर कास्ट है लोअर कास्ट है, हम सभी लोग एक है। कन्नड़ हो चाहे गुजराती हो चाहे गोवा का हो चाहे बिहारी हो। सेकुलर मतलब होता है दैट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रमोट अ सिंगल रिलीजन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब आपस में भाई भाई। एंड सोशलिस्ट का मतलब होता है कि ज्यादातर चीजें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी गवर्नमेंट की। हालांकि ये कहना बहुत अब बहुत हद तक नहीं है, क्योंकि 1991 में जब आपके न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स आए थे बाय मनमोहन सिंह, उस समय आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमी में जब एलपीजी ऑप्ट किया गया था तो सोशलिज्म थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। और इस समय तो मतलब कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ चुकी है पूरी की पूरी इकोनॉमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The report of Controller and Auditor General of India relating to the account of the states are submitted to which of amongst। तो ध्यान से समझना इस बात को कि जब भी बात यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आती है तो ये भाई साहब हैं कौन? ये बेसिकली भाई साहब का काम है ऑडिट करना। ऑडिट मतलब क्या? चेक करना। किन चीजों के बारे में? फंड्स को देखने का काम करते हैं ये, कि जो फंड है वो सही से यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और ये अपनी जब स्टेट की बात आती है तो ये रिपोर्ट कहाँ देते हैं आपको? ये गवर्नर को देते हैं। अगर हम कैच की बात करें तो ध्यान से समझ लेना, कैच जो होता है भाई साहब वो आते हैं आर्टिकल 151 के अंदर। और इनका बेसिक मोटो ये है, ये क्या कर रहे हैं? इनका काम है एज अ वॉच डॉग, ये काम करते हैं कि किस तरीके से हम सभी अकाउंट्स को, कंसोलिडेटेड फंड हो चाहे वो कंटीजेंट फंड्स हो चाहे वो आपके पब्लिक अकाउंट्स हो, उन सभी में जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका कैसे यूज हो रहा है, इसकी रिपोर्ट वो दो जगह देते हैं। जब बात यूनियन की आती है तो वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं, और जब बात स्टेट से रिलेटेड आती है तो वो किसको देते हैं? गवर्नर को देते हैं। जबकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर ये बैठ सकते हैं, बट ना तो इनके पास वोटिंग राइट होता है ना ही कुछ कह सकते हैं। क्लियर है बात? चलो, इस समय कौन है? तो इस समय भाई साहब जी सी मुनरम मुनरम है। ये कौन से नंबर के हैं? ये 14वें नंबर के क्या है आपके? कैच हैं, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, ये कैच जो अपनी रिपोर्ट देता है वो देता है आर्टिकल 151 के अंदर, पर आपके कैच पूरा आता कौन सा आर्टिकल में? 148 के अंदर। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ये तो बड़ा ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है लोकसभा जो होती है वो हमारे पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है,
देखो पार्लियामेंट जो है वो आती है आपकी आर्टिकल 79 के अंदर, और आर्टिकल 80 जो डील करता है वो डील करता है राज्यसभा के अंदर से, और 81 जो डील करता है वो करता है लोकसभा के अंदर से। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि जो लोकसभा होती है वो आपकी लोअर हाउस होती है, और इसे सबसे मोस्ट पावरफुल हाउस भी बोला जाता है। और इसके अंदर जो इस समय मतलब जो मैक्सिमम सीटें होती हैं वो होती है 552, जिसके अंदर से 2 सीटों को कौन एग्लो कम्युनिटी का मेंबर को क्या करा जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, यानी कौन करता है नॉमिनेशन, आपका प्रेसिडेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आपसे पूछे इस समय कितनी सीटें हैं तो याद रखना इस समय जो सीटों की संख्या है वो कितनी है बच्चों, वो है 545। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु मेक द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान से समझना बेसिकली क्या है ये इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है, कॉलेज का मतलब है जहां पर कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा किसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो याद रखना वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है, यानी कि लोकसभा के अंदर से 545 मेंबर जो हैं, और राज्यसभा के अंदर से 250 मेंबर्स। याद रखने वाली एक बात और ये भी है कि 250 में से यहाँ पे 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, और यहाँ पर ये 2 लोगों को। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट से बच्चों याद रखना कि जो आपकी राज्यसभा होती है ना, उसका चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का एक और भी काम है। अगर अगर आपके प्रेसिडेंट किसी कारण से अपने ऑफिस से नहीं है तो वो एज ए क्या बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है, और इसका मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर में क्या करवाने पड़ते हैं, इलेक्शन हेल्ड करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, the concept of fundamental duties in the India is constitution has been borrowed from। तो देखो इसे लिया गया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जब रशिया, पहले रशिया नहीं था, रशिया यूएसएसआर का पार्ट था, उस समय इसको यहाँ से अगर यूएसआर पेपर में आए तो यूएसएसआर लगा देना, अदरवाइज रशिया लगा देना। और याद रखना रशिया के प्रेसिडेंट ने हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अपने आप को 2036 तक क्या बना लिया है, प्रेसिडेंट बना लिया है। एक बात और याद रखना, जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे आर्टिकल 51A के अंदर, और इसका एक नया ही पार्ट बनाया गया है 4A। ये दोनों की दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 से आई हैं। अच्छा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बच्चों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, छोटा वाला संविधान। इसमें इतने चेंज हुए थे कि इसको क्या बोल दिया, भैया तुमने तो एक छोटा संविधान ही बना दिया। किसको, इंदिरा गांधी जी को। अच्छा, एक और बात याद रखना, इसी मतलब 42nd अमेंडमेंट में ही डीपीएसपी करके एक चीज होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा तो 39A 43A एंड 48A, ये 4 और आर्टिकल जोड़े गए थे डीपीएसपी के अंदर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही। ठीक है, तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से यहीं पर आ जाता हूँ उसी बात पे कि दिस ऑल इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी रेड इट। ठीक है ना, तो आपने पढ़ रखा है पहले से ही। अगर आपने पहले से इसको पढ़ रखा है तभी आपको इसकी क्लास का मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज तो आपको ये क्लास बहुत ज्यादा है ना हॉच पॉच सी फील कराएगी कि अरे यार पता नहीं कहाँ से क्या बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Which of the following article of the Constitution of India prescribe एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ री इलेक्शन। देखो अगर आप यूएस के अंदर जाओ और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की बात करा जाए तो आप मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। पर इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, ना ही एज लिमिट है और ना ही क्या कहते हैं री इलेक्शन की लिमिट है। तो आप जितनी मर्जी उतनी बार क्या बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो अगर आपको प्रेसिडेंट मतलब री इलेक्ट होना है आपके प्रेसिडेंट को, तो उसका जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो देखो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल 52 बोलता है कि इंडिया यानी देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये बात हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 52 बताता है। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 55 तो वो बताता है कि हमारे मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होने चाहिए, मैनर ऑफ इलेक्शन यानी इलेक्शन किस तरीके से हेल्ड कराने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, और आर्टिकल 54 बोलता है आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है। अगर हम बात करें री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी की, तो वो डील करता है आपका आर्टिकल 57 से। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई होच पोच हो जाए, मान लो कोई गड़बड़ी हो जाए, तो कौन इस डिस्प्यूट को सेटल करेगा? तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने का काम कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट। और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 78। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उसे कौन देखता है? आपका सुप्रीम कोर्ट देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन state that the PM shall be appointed by the president? तो as you all know that कि जो PM होता है आपका ना, उसको अपॉइंट करने का जो काम करता है, ठीक है, वो कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर किसी भी आदमी को जो रास्ते में चल रहा है उसको प्रेसिडेंट बना देगा क्या पीएम? बोलो नहीं, यानी यहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस होना चाहिए, यानी कि वो उसे मेजोरिटी मिलनी चाहिए। अगर वो लीडर ऑफ द हाउस है, ठीक है ना, क्या है वो? लीडर ऑफ द हाउस है, ठीक है, तभी उसको क्या दिया जाएगा? उसको भाई बुलाया जाएगा और प्रेसिडेंट उससे क्या बोलेगा कि चलो आप क्या ले लो, शपथ ले लो एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो आर्टिकल 72 है ना, वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 72 पता है किस चीज से डील करता है? ये डील करता है प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है क्या देने में? सजा में छूट देने की। ठीक है, तो सजा में छूट देने की जो पावर होती है ना, वो डील करती है आर्टिकल 72 से। अगर हम आर्टिकल 73 की बात करें बच्चों, तो वो बात करती है हमारे एग्जीक्यूटिव पावर से। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर से। और आर्टिकल 74 डील करती है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से। किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से। ठीक है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपॉइंट करने का काम करता है पीएम विद द प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की, तो वो बोलता है कि भैया प्रेसिडेंट भैया क्या कर दो, आप एक पीएम अपॉइंट कर दो। देखो इंडिया के अंदर ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ना तो बिल्कुल फ्रांस जैसा है जहां पर प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, और ना ही यूएस जैसा है जहां प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर है। यहाँ पे ना मतलब प्रेसिडेंट की पावर्स जो हैं वो कुछ हद तक लिमिटेड कर रखी हैं। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो कह दिया गया कि ऑल द एडवाइजेस जो आपका प्राइम मिनिस्टर देगा प्रेसिडेंट को, वो उसके ऊपर लाइबल होगी, वो उससे बाहर कोई भी डिसीजन ले ही नहीं सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। ओके, सो आप ये बहुत अच्छा हद तक समझ लो कि जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से आती है। इसीलिए इंडिया में प्रेसिडेंट उतना पावरफुल नहीं है, पर पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट फैसिलिटेट अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट? तो भैया ये अमेंडमेंट आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। यानी यहाँ पे बोला गया था कि एक गवर्नर जो होगा वो 2 से ज्यादा स्टेट्स का क्या बन सकता है? गवर्नर बन सकता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो गवर्नर होता है ना वो सेम स्टेट का पर्सन नहीं हो सकता। उसके पीछे जो लॉजिक है, जो लॉजिक लगता है वो ये कि उसके बाइंस्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मतलब सपोज करो कि आप यूपी के हो, तो आप यूपी के गवर्नर नहीं बन सकते, ठीक है, पर हाँ आप ऐसा हो सकता है कि आप गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के गवर्नर एक साथ रह सकते हो। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु एंजॉय द extensive executive power as an agent of presidential rule during the presidential rule? तो ध्यान से समझना, बेसिकली इंडिया के अंदर 3 तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है। एक हमारी होती है नेशनल इमरजेंसी, जो एक्सटर्नल क्या लगता है, जब डिस्टर्बेंस होती है तब लगाई जाती है, यानी कि जब बाहर से युद्ध वगैरह छिड़ जाए तो लगाई जाएगी। दूसरा आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इंडिया में आज तक कभी लगी ही नहीं है। और एक होती है प्रेसिडेंशियल रूल, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपका चीफ मिनिस्टर सही से काम नहीं करता है, तो यूनियन के पास ये पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उस राज्य को ओवरटेक कर ले, और उसकी पावर्स को किसके पास होती है? वो सारी पावर कौन हैंड ओवर कर लेता है? वो गवर्नर करता है यूज ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम प्रेसिडेंट को बेसिकली क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट्स बोलते हैं। तो सारे स्टेट्स का हेड तो कौन है? आपका प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, a house of the state legislature can declare the seat of member vacant if he absent himself from all meeting for a period of how many days? क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि कितने टाइम तक भैया अगर आपके एमएलए नहीं आते हैं तो उनको बोल दिया जाएगा कि भैया आप अपने घर बैठिए, आपकी हमारी आवश्यकता
नहीं है। तो ये जो मैक्सिमम पीरियड है बच्चों वो कितने दिन का है, 60 दिन का। और इसे डिसाइड करने का भी काम कौन करता है, ध्यान रखना, इसका पूरा राइट किसके पास है, स्पीकर के पास। क्लियर है बात यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। तो देखो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दे, खत्म कर दे। और कौन से कहाँ तक है हमारे, 12 से लेकर के और 35 तक, इन्हें खत्म करने का पूरा राइट होता है। और ये राइट कौन से आर्टिकल ने दिया है, तो ये राइट दिया है आर्टिकल 359 ने। पर कहानी में भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें दो आर्टिकल्स को खत्म नहीं कर सकते, चाहे क्या ना लग जाए आपकी, इमरजेंसी क्यों ना लगी हो, आर्टिकल 20 और 21। आपके लिए काम क्या है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो किस चीज से डील करता है। क्लियर बात, इतना तो काम कर सकते हो ना मेरे लिए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताओ क्या समझ में नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि बताओगे तभी तो काम करेंगे ना। ठीक है, हम मोदी जी हैं, हम क्रिटिसिज्म का वेलकम करते हैं। बच्चे कह रहे हैं मोदी जी और क्रिटिसिज्म का कहाँ रिलेशन बना रहे हो सर, समझो बात को, तो राहुल गांधी मान लो हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। अ मनी बिल, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन टेकन बाय द अपर हाउस विद इन। तो देखो अगर राज्यसभा मनी बिल को रोकना चाहे तब भी मैक्सिमम कितने टाइम तक रोक सकती है, 14 दिन तक। 14 दिन बाद अपने आप ही मनी बिल को क्या मान लेते हैं, पास मान लेते हैं। देखो मनी बिल ही वो बिल है जिसके ऊपर क्या होती नहीं यूज होती है, वीटो पावर यूज नहीं होती। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि भैया पहले ही परमिशन ले ली जाती है, किससे, परमिशन ले ली जाती है किससे, आपके प्रेसिडेंट से। एक बात और याद रखना, अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो इसका मतलब है सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, यानी लोकसभा क्या हो जाएगी, लोकसभा डिसोल्यूट हो जाएगी, यानी री इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा के अंदर, और लोकसभा का स्पीकर ये बात डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर फाइनेंस बिल है, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हमारे एफर्ट्स जेन्युइन हैं, आपको कोई नॉलेज मिली हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से बरसाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।